नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 23 के बारे में, विष चिकित्सा अध्याय के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी विष की उत्पत्ति, योनि, वेद और प्रभाव के बारे में, विष के विभिन्न वेगों के बारे में कि मनुष्यों में 8 वेग चरक ने बताए, 7 वेग सुश्रुत ने बताए, पशुओं में 4 वेग बताए और पक्षियों में 3 वेग बताए। विष के गुणों की, ठीक है, इसके अलावा विष के 24 उपक्रम हमने देखे, विष की वेगानुसार चिकित्सा भी हमने देख ली थी। फिर इसके अलावा विषदाता की पहचान और विष की विभिन्न परीक्षाएं अपन ने देख ली थी। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्प के बारे में कि चरक ने जो 3 प्रकार के सर्प बताए हैं उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा कीट, लूता, गिरगिट, मूषक, बिच्छू आदि के दंशजन्य लक्षणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनकी चिकित्सा और जो विष में पथ्यापथ्य और गर्विष का वर्णन है, ये हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस हम ये पढ़ेंगे सर्प का वर्णन और कीट, लूता आदि जो जंतु हैं, जो विषैले जीव हैं, उनके दंशजन्य लक्षणों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ने में यूं ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सर्प भेद, सबसे पहले सांप के जो टाइप्स हैं, जो चरक संहिता में बताए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। इह दर्वीकरः सर्पो मंडली राजिमानिति त्रियो यथाक्रमम वात पित्त श्लेष्म प्रकोपणम। ठीक है, 3 प्रकार के जो सांप माने हैं आचार्य चरक ने, कौन कौन से? दर्वीकर, मंडली, राजिमान, DMR। ठीक है, दर्वीकर, मंडली, राजिमान। और आपको क्रम भी ये याद रखना है, वात पित्त कफ से। ठीक है, जो दर्वीकर होगा वो वातज टाइप का सर्प होगा, मतलब वात प्रकोप करने वाला सर्प होगा। मंडली पित्त प्रकोप करने वाला, और राजिमान कफ का प्रकोप करने वाला जो है सर्प होगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? मतलब जो वो दंश करेंगे उससे मनुष्य शरीर में क्या क्या प्रकोपित होगा, कौन सा दोष प्रकोपित होगा, वो यहाँ पे बताया गया है कि दर्वीकर अगर काटेगा तो वात प्रकोपित होगा, मंडली काटेगा तो मनुष्य में पित्त प्रकोपित होगा, राजिमान काटेगा तो कफ प्रकोपित होगा। तो यहाँ पे भी यही पता रखा है। चरक में 3 सांप ही माने गए हैं, यद्यपि सर्प के 80 प्रकार के भेद माने गए हैं। ठीक है, दर्वीकर, मंडली, राजिमान, निर्विष और जो है वैकरंज, ये 5 मुख्य हैं। ये आचार्य सुश्रुत के बताए गए हैं। ठीक है, ये सुश्रुत ने 80 प्रकार के सांपों का वर्णन किया है, जिसमें 26 दर्वीकर, 22 मंडली, 10 राजिमान। ये 3 की तो आपको काउंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 12 निर्विष और वैकरंज 10। वैकरंज 3 + 7, इस तरह से याद रखिएगा, 10। ठीक है, 3 तो प्रॉपर वैकरंज होंगे और जो वैकरंज उद्भव, जो वैकरण से उत्पन्न हुए होंगे, उनके हाइब्रिड होंगे, वो 7 होंगे। ठीक है, यहीं पे देखिए, आपने यहाँ पे बता रखा है दर्वीकर, मंडलिनो, राजिमनस्तथा पन्नगः, ये 5 प्रकार के सर्प होते हैं। तेषु दर्वीकरा गेया विंशति षट् च पन्नगा, कि भाई जो इसमें दर्वीकर हैं वो कितने होते हैं? 26। ठीक है, फिर है द्वाविंशतिर्मंडलिनो। ठीक है, पहले तो दर्वीकर बता रखा है 26, फिर यहाँ पे 22 मंडली बता रखा है, राजीमनस तथा 10 राजीमान बता रखा है। निर्विषा द्वादशा गया वैकरंजस त्रयस तथा, मतलब जो निर्विष होते हैं वो 12 माने, फिर वैकरंज 3 माने, फिर वैकरंज उद्भव सप्तचित्रा मंडली राजिला, कि जो अपने 10 थे वैकरंज, उनमें से 3 तो प्रॉपर वैकरंज थे और जो 7 थे उसमें क्या थे, वो हाइब्रिड टाइप के थे, जिसमें वैकरंज उद्भव थे और मंडल और राजिमान का जो है मिश्रण था उनमें। मतलब उनके जो क्वालिटीज़ क्वांटिटीज़ हैं, मतलब उनके गुण हैं, दिखने में हैं, वो मंडल और राजिमान का हाइब्रिड जैसे दिखाई देते हैं,
और वैकरंज उद्भव, कि उनकी मेन जो योनि होती है वो वैकरंज होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर आते हैं सर्प के परिचय पर, मतलब उनका कैसे दिखते हैं। तो दर्वीकर है फणी के यो, मतलब दर्वीकर होता है फणी, उसमें क्या होता है, फण होता है। मंडली मंडला फणा, ठीक है, मंडली में क्या होता है, गोलाकार फंडल फण होता है जिसे मंडली कहते हैं। बिंदु लेखा विचित्रांग पन्नग है स्यात्तु राजीमान, ठीक है, कि जो राजीमान होता है उसमें क्या होता है, शरीर पर बिंदु की रेखाएं होती है। ऐसे सर्पों के शरीर में बिंदु की रेखाएं होती है और उन्हीं रेखाओं से उनका शरीर अंग चिन्हित होता है। ठीक है, ऐसे जो है राजीमान प्रकार के जो है सर्प मानने चाहिए। समझ में आया आपको। दर्वीकर फणई, यानी दर्वीकर में फण होता है। मंडली मंडला फणई को मंडली होता है, उनमें क्या होता है, मंडल फण या फिर गोलाकार फण होता है। और जो अपने क्या बोलते हैं राजीमान होता है, राजीमान में क्या होता है, राजीमान में जो है बिंदु लेख विचित्रांग पन्नगय स्यात्तु राजीमान, कि जो बिंदु के समान जो है रेखाएं बनी हुई होती हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो है राजीमान सर्प मानना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सर्प की विशेषताओं पे। तो विशेषाद रूक्ष कटु अम्लोष्ण स्वादु शीतलम विषम यथाक्रमम तेषाम तस्माद वातादिकोपमनम। ठीक है, कि जो रूक्ष कटु है, ठीक है, वो तो क्या हो गया अपने दर्वीकर, क्यों, क्योंकि रूक्ष कटु क्या होंगे, वात प्रकोपक होंगे। फिर अम्लोष्ण, अम्लोष्ण किसका होगा, मंडली का। स्वादु शीतल, साधु शीतल मधुर शीतल किसका होगा, राजीमान का। ये तीनों आपको समझ में आ रही, वात पित्त कफ का प्रकोप करते हैं तो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो अपने मान लीजिए कि यहाँ पे दर्वीकर है, तो दर्वीकर क्या होगा, रूक्ष और कटु। मंडली है, DMR से याद कर सकते हैं अपन, एक सेकंड में वापस लिख देता हूँ। डी मतलब दर्वीकर, रूक्ष और कटु। ठीक है, एम मंडली, मंडली क्या होगा, अम्ल और उष्ण, दोनों पित्त को प्रकोप करने वाले गुण हैं। और राजीमान, राजीमान कैसा होगा, कफ को प्रकोप करने वाला है ना, तो मधुर शीतल। समझ में आई। डी मतलब रूक्ष कटु, एम मतलब अम्लुष्ण, आर मतलब मधुर और शीतल। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर दर्वीकर सर्प से दष्ट व्यक्ति के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। इनके श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगत्य तंत्र में ये जो है ये इंपॉर्टेंट होगा। सर्प का क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है, 10 नंबर में या 20 नंबर में अगत्य तंत्र में पूछ ही लिया जाता है। तो दर्वीकर कृतो दंश है सूक्ष्म दंष्ट्रा पर 2 असित है, कि मतलब जो दंष्ट्रा होता है उसका जो दंश होता है, काटा हुआ स्थान होता है, वो कैसा हो जाता है, सूक्ष्म और असित मतलब काला हो जाता है, कृष्ण वर्ण का हो जाता है। निरुग्ध रक्त है कूर्माभो वात व्याधि करो मत है, यानी काटे हुए स्थान से रक्त नहीं निकलता और काटा हुआ स्थान जो है कछुए की पीठ के समान, निरुद्ध रक्त मतलब रक्त रुक जाता है वहाँ पे। और जो काटा हुआ स्थान है जो कछुए की पीठ के समान जो है उबड़ा हुआ होता है। कछुआ तो आप सभी ने देखा ही होगा, तो कछुए के समान जो है उबड़ा हुआ टाइप का यहाँ पे जो है दंश स्थान होता है। ठीक है, और शरीर रोगी के शरीर में क्या होते हैं, वात जन्य विकारों की उत्पत्ति होती है। समझ में आई। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट लक्षण क्या क्या है जो अंडरलाइन कर लीजिए। सूक्ष्म दंष्ट्रा पदो अशीत है, निरुद्ध रक्तम कूर्माभो वात व्याधि करो मत है। ये 3 आप 1 2 3 और 4 लक्षण हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो पहला लक्षण क्या था, सूक्ष्म दंष्ट्रा पदो असित है, दूसरा निरुद्ध रक्त है, तीसरा कूर्माभो और चौथा वात व्याधि करो मत है। तो ये लक्षण आपको दर्वीकर सांप के याद रखने हैं। फिर आता है मंडली सांप, पृथ्वर्पितः सशोथश्च दंशो मंडलिना कृतः पीताभः पीतरक्तश्च सर्वपित्त विकारकृत। तो सबसे पहले जो है पृथ्वर्पित है, यानी जो काटा हुआ स्थान है वो मोटा और चिपटा होता है। सशोथश्च, शोथ युक्त होता है। ठीक है, दंशो मंडलिना करता है पीताभः, पीताभः मतलब पीले वर्ण का होता है, या पीत रक्तश्च पीत रक्त। तो पहला पॉइंट पृथ्वर्पित, दूसरा पॉइंट सशोथश्च यानी शोथ के साथ,
तीसरा है पीताभय पीत रक्तश्च, या तो पीला या पीत रक्त कलर का मिक्स कलर का जो है पाया होता है। और पित्त विकार करता है, ये चौथा पॉइंट। तो इसमें भी 4 पॉइंट आ गए। कौन कौन से? प्रथवर्पित, शैशोथश्च, पीताभय पीत रक्तश्च और सर्व पित्त विकार कृत। ये जो है पित्तज व्याधियाँ उत्पन्न करने वाला होता है। ये लक्षण आप याद रखना। इसके 4 लक्षण क्या थे? सूक्ष्म दंष्ट्रा पदो असित है पहला, दूसरा निरुद्ध रक्त है, तीसरा कूर्माबो, चौथा वात व्याधि करो मत है। ठीक है। इसी प्रकार मंडली का अपन ने देखा, पहला प्रथवर्पित है यानी मोटा होता है दंश स्थान, चिपटा होता है। और दूसरा सैशोथश्च है, शोथ युक्त होता है। फिर उसके बाद पीताभय पीत रक्तश्च है, जो दंश स्थान होता है वो पीला या पीत रक्त वर्ण का होता है। और काटे हुए व्यक्ति के शरीर में क्या होती है बाद में? पित्त विकार कृत। तो पित्तजन्य जो विकार है वहाँ पे उनकी उत्पत्ति होती है। मंडली सर्प का आपको याद हो गया। अब राजीजमान, कृतो राजी मता दंश है, पिच्छिल है स्थिर शोफ कृत। वहाँ पे सिर्फ से शोफश्च था, यहाँ पे स्थिर शोफ कृत है। तो पिच्छिल मतलब पिच्छिल ही होगा, चिपचिपा होगा वो स्थान दंश का। और स्थिर शोफ कृत, स्थिर शोथ वाला होगा। ठीक है। स्निग्ध है पांडुश्च, स्निग्ध होगा पांडु होगा। ठीक है। सांद्र अस्रक, जो वहाँ पे जो रक्त निकलेगा वो गाढ़ा हो जाएगा। फिर श्लेष्म व्याधि समीरणम, कि जो है वहाँ पे कफजन्य व्याधियाँ उत्पन्न करने वाला होगा। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो राजीमान सर्प है उसमें क्या है? पिच्छिल, दंश स्थान पिच्छिल होता है, स्थिर शौथ युक्त होता है, इसके अलावा स्निग्ध और पांडु वर्ण का होता है। ठीक है। इसके अलावा वहाँ का रक्त जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और श्लेष्म या कफज व्याधियाँ वहाँ पे उत्पन्न होती है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं कौन सा पुल्लिंग होगा, कौन सा स्त्रीलिंग होगा, कौन सा नपुंसक सर्प होगा, इसकी पहचान कैसे की जाए। तो पुल्लिंग में क्या बता रखा है? वृत्त भोगो महाकाय, श्वसन ऊर्ध्वेक्षण पुमान, कि भाई जो सांप है अगर मेल है तो उसका फण क्या होगा? वृत्त भोगो मानी गोलाकार होगा। महाकाय, शरीर बड़ा होगा। श्वसन ऊर्ध्वेक्षण, श्वसन मतलब फुफकार करता होगा और हमेशा उसकी दृष्टि ऊपर की ओर होगी। ठीक है। इस प्रकार का जो है पुमान, पुरुष सर्प को जानना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यह है स्थूल मूर्धा। ठीक है। जो उसका सिर होगा वो मोटा होगा। और समांगश्च, संपूर्ण शरीर कैसा होगा? समाकार का होगा। तो ये तो है अपने पुरुष जो अपना सर्प है उसके लक्षण। वृत्त भोगो महाकाय, श्वसन ऊर्ध्वेक्षण है पुमान, स्थूल मूर्धा समांगश्च। फिर स्त्री में क्या है? स्त्री त्वतः स्वाद विपर्यात, कि इसका जो ऑपोजिट लक्षण होगा, जैसे फन जो है गोलाकार नहीं होना, शरीर छोटा होना, फुफकार नहीं करती है, दृष्टि नीचे की ओर रहती है। ठीक है। ये सब लक्षण जो है वो स्त्री जो सर्प है उसके जानने चाहिए। ठीक है। और आकार सम नहीं होना, ये सब जो लक्षण है स्त्री सर्प के होंगे। नपुंसक सर्प कैसा होगा? जो सदा डरता है, सर्वदा डरने वाला जो सर्प होगा वो नपुंसक सर्प होगा। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने इसको और डिटेल में बता रखा है। तत्र महानेत्र जिह्वास्य शीर्ष पुमांसी, जब जो भी है इसके शरीर के अंग अवयव जो होंगे वो बड़े होंगे तो पुरुष है। सूक्ष्म नेत्र जिह्वास्य शीर्ष है स्त्री है, कि जो उसका मुख्य नेत्र जिह्वा होंगे और सिर होगा जो सूक्ष्म होगा मतलब छोटा होगा तो वो स्त्री होगी। उभय लक्षणा, दोनों के मिक्स लक्षण पाए जाएंगे तो वो नपुंसक होगा। मंद विषा, जिसका विष मंद होगा। अक्रोधा, जो क्रोध नहीं करता, ऐसा जो है नपुंसक जो सर्प है वो जानना चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अब हम आगे बात करते हैं तो इसमें बात करेंगे हम स्त्री सर्प दष्ट व्यक्ति के लक्षण। तो वही इसके ऑपोजिट पुरुष दष्ट के होंगे, तो वही बात है यहाँ पे भी, वही एकदम लक्षणों में जैसा ऑपोजिट था वैसे ही यहाँ पे सर्प दष्ट व्यक्ति के लक्षण भी ऑपोजिट होंगे। तो स्त्री अगर किसी स्त्री जाति का सांप अगर मनुष्य को काटता है तो क्या होता है? मनुष्य की दृष्टि सर्वदा नीचे की ओर होती है,
या आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि जो पुरुष सर्प होता है वो ऊर्ध्व देखने वाला होता है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, नीचे देखने वाला स्त्री सर्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इस व्यक्ति को काटा है उसकी जो है दृष्टि सर्वदा नीचे की ओर रहती है, पुरुष स्वरहीन हो जाता है, उसके शरीर में कंप होने लगता है। यदि पुरुष जाति का मनुष्य काटता है, पुरुष जाति का सांप जो है मनुष्य को काटता है, तो इसके विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे। विपरीत लक्षण मतलब कि उसमें जो है सर्वदा नेत्र क्या होंगे, दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी। ठीक है, और वो स्वरहीन नहीं होगा, वो व्यक्ति वो स्वरहीन नहीं होगा, बस आप अपोजिट में यही समझ लीजिए, स्वरहीन नहीं होगा। ठीक है, और शरीर में उसके कोई कंप भी नहीं होगा। ऐसा जो है लक्षण वो पुरुष सर्प के मानने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है दोनों के मिश्रित लक्षण अगर पाए जाएं तो समझना चाहिए कि नपुंसक सर्प ने काटा है। ठीक है, सर्पदष्ट के लक्षण अपन ने देख लिए। सुश्रुत ने और अच्छा बता रखा है कि दृष्टि का ऊपर होना पुरुष सर्प का लक्षण है, दृष्टि का नीचे होना, ललाट पर शिराओं का उभर जाना ये स्त्री सर्प के काटने का लक्षण है, और टेढ़ा देखना ये लक्षण क्या होता है, नपुंसक सर्प के काटने का होता है, मतलब तिर्यक प्रेक्षी होना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर अपन आते हैं गर्भिणी सर्प काट ले, तो भाई अब सर्प स्त्री सर्प भी दो तरह के हो सकते हैं, एक गर्भिणी हो, एक प्रसूता हो। ठीक है, और एक नॉर्मल हो। तो नॉर्मल की हमने बात कर ली, अब गर्भिणी सर्प की बात करते हैं। गर्भिणी सर्प में उपजीवा और रक्त मूत्रवान, रक्त के साथ और मूत्र के साथ रक्त का निकलना, ये दो मेन लक्षण तो आपको याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, गर्भवती सर्पिणी मनुष्य को काटे तो वह व्यक्ति का मुख का वर्ण पांडु, ओष्ठ में शोथ और नेत्रों का वर्ण काला हो जाता है। और अगर प्रसूता काटती है तो क्या होते हैं, जमाई, क्रोध, उपजीविका रोग। ठीक है, मूत्र में रक्त का मिला हुआ आना अथवा रक्ती मूत्र के रूप में निकलना, ये सब लक्षण जो है गर्भिणी और प्रसूता में दिखते हैं। तो आपने तीनों तरह के स्त्री विष की बात कर ली। पहला विष क्या था, सामान्य स्त्री सर्प का, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या दृष्टि नीचे की ओर होती है, शरीर में कंप वगैरह होते हैं। ठीक है, ये लक्षण स्त्री सर्प के थे नॉर्मल। वहीं गर्भिणी की बात करें तो गर्भिणी में पांडु, ओष्ठों में शोथ, मतलब ओष्ठ मतलब होठों में शोथ, और नेत्रों का वर्ण जो है कृष्ण वर्ण का होना, ये गर्भिणी सर्प के काटने का लक्षण है। और वहीं अगर बात करें कि जो प्रसूता है, जिसने अंडे दे दिए ऐसी सर्प है, ठीक है, तो प्रसूता सर्पिणी अगर काटते तो जम्भाई, क्रोध, उपजीविका जो रहे रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा मूत्र के साथ रक्त का निकलना या रक्त का ही मूत्र के रूप में निकलना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें गर्भिणी के काटने पर आदमान और सूतिका के काटने पर शूल का होना, जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फिर आते हैं हम आगे गोदेरक पे। गोदेरक सर्प मतलब गोह, गोर्रा, जिसे अपने लोकल लैंग्वेज में यहाँ राजस्थान में गोर्रा भी बोलते हैं। ठीक है, गोधा, गोह, गोर्रा, गोधेरक, ये सब एक ही हैं। तो इसमें क्या होता है कि 4 पैर वाला जो है सर्प होता है ये, जिसको गोदेरक नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, कृष्ण सर्प यानी दर्विकर के समान जो है काटने के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मिश्र जाति से उत्पन्न अनेक सर्प होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, 5 प्रकार के गोदेरक आचार्य सुश्रुत ने बताया, नाम आप याद कर लीजिएगा। प्रतिसूर्यक, पिंगाभास है, बहुवर्ण है, निरुपम है, गोदेरक। तो माफ़ कीजिएगा, गोदेरक, निरुपम है, बहुवर्ण है, पिंगाभास और प्रतिसूर्यक, ये 5 गोदेरका 5 प्रकार के जो हैं गोदेरक माने गए हैं। ठीक है, गूढ़ संपादित दष्ट के लक्षण, कि जो सांप के काटने पर यदि दष्ट स्थान गूढ़ संपादित यानी कुछ दसकर गहरा हो गया हो, या गोल हो, या अति पीड़ा युक्त हो, या लंबा हो, ठीक है, या सर्पित या अधिक प्रकार के जो हैं कष्टकर होते हैं। मतलब ये 5 तरह के जो दंश बता रखे हैं ये अधिक कष्टकर होते हैं। जैसे कि गूढ़ संपादित यानी बहुत ज़्यादा गहरा, डीपली उसने अपने दांतों को जो है इंसर्ट कर दिया बॉडी में, तो वो क्या हो गया अपने गूढ़ संपादित। गोल हो, दूसरा गोल प्रकार का, तीसरा अति पीड़ा युक्त हो जिसमें पीड़ा ज़्यादा हो, चौथा क्या हो गया लंबा हो। ठीक है,
जिसमें क्या होता है मतलब ज़्यादा चिन्ह जो है दांत का वो उगा हुआ हो, ठीक है, बाहर निकला हुआ हो। फिर है सर्पित, ये जो 5 हैं ये अधिक कष्टकर माने गए। जितना अधिक कष्ट इनमें होता है उतना अधिक अन्य प्रकार के दंश स्थानों में विकृत होने से नहीं होता है। मतलब ये 5 प्रकार के जो हैं डीप इंसर्शन बता रखे हैं दंश के, जिसके कारण ज़्यादा पेन होता है, रोगी को ज़्यादा कष्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सुश्रुत ने बता रखा है यहाँ पे कि सर्प के काटने पर 4 प्रकार के लक्षण निर्देशित किए हैं। सर्पित, रदित, ठीक है, फिर वापित और सर्पांगाभियत, ये 4 प्रकार के जो है यहाँ पे लक्षण बता रखे हैं। देखो, सर्पित, रदित, निर्विष और सर्पांगाभिहत। जो आचार्य चरक ने शंकाविष बताया है उसको आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? सर्पांग अभिहत, ठीक है। मतलब ऐसा होता है जैसे सर्प छू के यहाँ पे है ना, जो आचार्य सुश्रुत का कहना है वो ये है, अगर सर्प छू के निकल जाए, मतलब काटा नहीं उसने, छू के निकल जाए, तो भी कई बार क्या होता है अपन डर के मारे ही सही कि रोगी का पुरुष निकल जाता है, वो बह के मारे कांपने लग जाता है, ठीक है, उसको वमन हो जाता है या फिर वो कमज़ोर हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मूर्छा आ जाती है, ये सब लक्षण जो है उसको दिखाई देते हैं, तो उसको आचार्य सुश्रुत ने सर्पांगाभियत माना है। और चरक क्या मानते हैं? शंकाविष। शंकाविष कैसे? मान लो अंधेरे में आप कहीं चल रहे हो, आपका स्थान, आपका ना पैर किसी चीज़ से टकराया, रस्सी जैसी या सांप जैसी, तो आपको ये लगता है सांप ने काट लिया, और है ना आपको फिर वात प्रकोपित हो, मतलब भय के कारण वात प्रकोपित होती है, और अनेक लक्षण प्रकट होते हैं वात के जन्य, जैसे मोह मूर्छा हो गई, या फिर है ना क्या बोलते हैं उस एरिया में जहाँ पे टच हुआ वहाँ पे पेन महसूस करना, ये भी एक लक्षण दिखाई दे सकता है। तो ये शंकाविष की बात हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे सर्प विष का उसकी आयु से संबंध। भाई 3 प्रकार के सर्प अपन ने बात की, दर्वीकर, जो मंडली और राजीमान। मंडली को गोनस भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये जो 3 प्रकार के सर्प हैं ये अपनी किस एज में सबसे ज़्यादा घातक होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया है। यानी किस एज में उनके सबसे ज़्यादा विष बनता है, या किस एज में उनका जो विष होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, मारक होता है। तो जो कृष्ण सर्प यानी दर्वीकर है, तो वो तरुण अवस्था में ज़्यादा खतरनाक होता है। तो युवा अवस्था में जब होते हैं वो, तो उनका जो दंश है, उनका जो काट, वो अगर काट जाए युवा अवस्था में तो उसका ज़्यादा इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे देखने को मिलता है। गोनस यानी मंडली जो है वो वृद्धावस्था में, और राजीमान जो है मध्यावस्था में आशी विष के समान है, ठीक है, आशी विषोपमा, यानी तुरंत मारने वाले जो हैं इस तरह के मानने चाहिए, ठीक है। फिर आचार्य सुश्रुत ने भी ये बोला, दर्वीकरास्तु तरुणा वृद्धा मंडलनस्तथा राजीमंतो वयो मध्या जायन्ते मृत्यु हेतवः, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद सर्प की 4 दाढ़ें। 4 दाढ़ें मतलब 4 दाढ़ें, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर्प के 4 दांत होते हैं, दंश होते हैं। तो वो कैसे होंगे? जैसे कि सर्प का ये मुख है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, ये एक दंश ऊपर का, ये ऊपर का दूसरा दंश, ये नीचे का एक दंश, ये नीचे का दूसरा दंश, ठीक है। अब ये सर्प का मुख अपनी स्क्रीन की ओर है, ठीक है, अंदर नहीं है, फ़ोन के स्क्रीन की ओर है, बाहर निकलता हुआ। तो ये वाली साइड होगी लेफ्ट, और ये वाली साइड क्या होगी, माफ़ कीजिएगा, ये वाली होगी लेफ्ट, और ये हो गई राइट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में से शुरू करेंगे, लेफ्ट डाउन, ठीक है, ये KPLS से याद रखना आपको, 1234 KPLS, काला, पीला, लाल और श्याव, इस तरह से याद रखना। और विष बूंदे 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे काला K, पीला P ऊपर, ठीक है, लाल तीसरे नंबर का, और माफ़ कीजिएगा एक बार, काला, पीला, लाल नीचे वाला, और श्याव ऊपर वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना, ये जो दंश है लेफ्ट और नीचे की साइड, लेफ्ट अधो जो होगा बायां वाम साइड में होगा, और अधो भाग में होगा, तो वो कृष्ण वर्ण का, उसमें कितना, 1 बूंद विष,
फिर आता है ऊपर रेड येलो पीला या येलो, इसमें क्या होगा 2 बूंद विष होगा और लेफ्ट अपर पार्ट में होगा, ठीक है। फिर राइट लोअर पार्ट में होगा लाल, इसमें कितने होंगे 3 विष बिंदु, और है ना 4 विष बिंदु शाह वाले में होंगी जो कि राइट अपर साइड में होगा। ये चीज़ आप समझ जाइए। ये ऊपर वाले आप हटा दीजिए, मैंने अपने हिसाब से देखा, मेरा लेफ्ट हैंड और मेरा राइट हैंड के हिसाब से है दोनों में चीज़ वही, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्प का दंश बना लीजिए अपने हाथ से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका अंगूठा है थंब, और ये फिंगर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले 2 दांत होंगे और नीचे वाले 2 दांत होंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले दांत यहाँ पे जो आप इधर वाली साइड है तो उसको आप एक लेफ्ट साइड मान लीजिए, उधर वाली साइड को राइट साइड मान लीजिए, ठीक है। इधर ऐसे ये राइट लेफ्ट और वो राइट, इस तरह से आप मान के देखिए। जो आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है उसको लेफ्ट मानना, राइट साइड में आ रहा है इस हाथ में तो उसको राइट मानना, और फिर इसमें आप अंदाज़ा लगाना कि हाँ ये रेड है, ये ब्लैक है और ये वाइट है, वो ये येलो है, ठीक है। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, आपको चीज़ याद रहेगी। और 1 2 3 4 क्रम KLPS से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। KLPS 1234 ये ट्रिक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे भी यही बता रखा है। सांप के मुख में 4 प्रकार की दाढ़ें होती हैं। उन 4 प्रकार की दाढ़ों में जो वाम भाग में नीचे की ओर होती है, ठीक है। वापस बनाता हूँ डायग्राम ताकि आपको समझ में आए। ये नीचे वाले, ये ऊपर वाले, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो वाम भाग में नीचे की ओर जो दाढ़ होती है वह काली होती है, तो वही आया नीचे की ओर काला जो मैंने आपको पहले बताया कृष्ण वर्ण। फिर ऊपर की ओर वाम भाग में जो जड़ होती है वो पीली होती है, KP 1 बूंद 2 बूंद, ठीक है। फिर जो दक्षिण भाग में नीचे की ओर होती है वो लाल होती है, ये तीसरा। और जो ऊपरी भाग में दक्षिण पार्श्व में होती है वो श्याव होती है, चौथा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको किस हिसाब से बताया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। विष की मात्रा 1 2 3 भाग 4 भाग, यानी 1 2 3 4 बिंदु। तो ये आप समझ ही गए होंगे कैसे है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस प्रकार सर्प विष का जो है नॉर्मल वर्णन अपन ने देख लिया। और भी चीज़ें अभी अपन देखेंगे सर्प से रिलेटेड, पर अभी के लिए बेसिक चीज़ अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे कीटों के बारे में है, कीटों की उत्पत्ति। तो कीटों की उत्पत्ति क्या होती है, सांपों के मलमूत्र से जो है कीटों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार के कीट बताए गए हैं, दूषी विष और प्राणहर, ठीक है। और जो सुश्रुत है उन्होंने वात पित्त कफ तथा त्रिदोष के प्रकोप करने वाले कुंभिन सादी 67 कृमियों का निर्देश किया है, ठीक है। उन्होंने 67 कृमियों का निर्देश किया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब अपन एक बार कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं तीनों प्रकार के सर्पों की, ठीक है। अपन ने ऊपर सारी बात कर ली, अब उनको ही देखना है डिटेल में। तो जो दर्वीकर मंडली राजीमान, क्रम याद रखना, VP के मतलब वात पित्त कफ। एक सेकंड इसको सही कर देता हूँ स्क्रीन को। हाँ, तो सबसे पहले स्वरूप की बात करें, पहला पॉइंट। तो स्वरूप क्या होगा, दर्वीकर में क्या फण होगा, मंडल में मंडल फण या गोनस होगा, राउंड गोलाकार फण होगा, ठीक है। और बिंदु लेखा विचित्रांग किस्म होगा राजीमान में, ठीक है। विष का गुण रूक्ष कटु दर्वीकर में, अम्लूष्ण मंडल में और स्वादुशीत राजीमान में। दोष प्रकोप वात पित्त कफ, ये मैंने आपको बता ही दिया। दंश लक्षण सूक्ष्म दंष्ट्रा निरुद्ध रक्त कूर्मावो और वात विकार करने वाला, ठीक है। ऐसे पृथुवर्पित और संशोथश्च, ये 2 लक्षण तो ये हो गए। ऐसी पित्त का प्रकोप करने वाला, ये जो है मंडल में लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है, पित्त व्याधि करने वाला। और इसके अलावा जो राजीमान होगा उसमें क्या होगा, पिच्छिल और स्थिर प्रकार का जो है शोफ दिखाई देगा। मेन लक्षण तो यही है, और 4 4 5 5 लक्षण अपन ने सभी सर्पों के जो है दंश में देखे हैं। श्रेष्ठ आयु मैंने आपको बताई दी थी कि दर्वीकर तरुणावस्था, और जो मंडली है वो वृद्धावस्था, और राजीमान जो है मध्यम अवस्था में सर्व श्रेष्ठ आयु होती है उसकी, मतलब ज़्यादा पॉइजनस होता है उस दौरान। फिर पर्याय कृष्ण सर्प गोनस, और इसका कोई पर्याय नहीं है, ठीक है। संख्या 22 सुश्रुत, 26 22 10 ये अपन बात कर ही चुके हैं।
फिर विचरण काल की बात आती है, तो दिन में विचरण करते हैं दर्वीकर, और रात्रि के शुरुआती 3 प्रहर, प्रथम द्वितीय तृतीय प्रहर में जो है मंडली सर्प विचरण करते हैं, और रात्रि के अंतिम प्रहर में जो है राजिमान सर्प विचरण करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चरक के अनुसार लूताएं अपन ने बात कर, लूताएं दूषी विष और प्राणहर होती हैं। ऐसे ही कीट भी दूषी विष और प्राणहर बताया आचार्य चरक ने। ठीक है, दूषी विष के जो है कीट, उनके काटने के लक्षण क्या क्या बता रखे हैं। जो दंश प्रदेश है वो लाल, श्वेत, कृष्ण, श्याम वर्ण का हो जाता है। ठीक है, अनेक प्रकार के फुंसियों से युक्त, जिनमें खुजली, दाह, विसर्प और पाक होता है। और जो दूषी विष का काटा हुआ स्थान है वो क्या होता है, सड़ने लगता है समय के साथ। ठीक है, थोड़ा टाइम बीतने पर। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर प्राणहर विष के काटने के लक्षण, कि जो प्राणहर कीट है जब वो काटता है तो रक्त में भयंकर गंध निकलती है। ठीक है, मतलब जो दंश स्थान है वहाँ पे शोथ बढ़ता है, और रक्त जो होता है वहाँ उपस्थित उसमें से भयंकर गंध निकलती है। नेत्र में भारीपन होता है, शरीर में वेदना, और श्वास लेने में रोगी को कष्ट उत्पन्न होता है, कष्ट पाता है श्वास लेने में रोगी। दूषी विष कीट के काटने से पहले जो लक्षण बताए गए हैं उनके साथ साथ पिपासा और अरुचि भी लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं। मतलब दूषी विष के काटने, दूषी विष कीट जो है उसके काटने पे ऊपर जो लक्षण दिखाई दिए थे, खुजली, दाह, विसर्प, और जो त्वचा है उसका लाल, श्वेत, कृष्ण, श्याम वर्ण का होना, ये लक्षणों के साथ साथ पिपासा और अरुचि भी अगर दिख रही है तो वो प्राणहर कीट का लक्षण है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर है दूषी विष लूताओं के काटने का लक्षण। वो कीट बात कर लेते, अब लूताओं की बात आ गई। तो दूषी विष लूताओं के काटने पे क्या होता है, जिस प्रदेश में काटती है वह क्या होता है, काला श्या हो जाता है। ठीक है, वहाँ सिराओं का जाल बन जाता है, अग्निदग्ध के समान आकृति उस स्थान पर हो जाती है, शीघ्र ही वह स्थान पक जाता है, और क्लेद व शोथ से युक्त होता है। ठीक है, पुरुष के शरीर में ज्वर का बना रहना, ये लक्षण जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, दूषी विष लूता के काटने के लक्षण। फिर उसके बाद चरक ने जो है, माफ़ कीजिएगा, सुश्रुत ने जो है लूताओं के 16 भेद बताएं, जिसमें से 8 साध्य लूता हैं, मतलब 8 जो विष हैं साध्य लूताओं के, और 8 असाध्य लूताओं के। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं प्राणहर। पहले दूषी विष लूता देख लेते हैं, अब प्राणहर लूता देख लेते हैं। तो प्राणहर लूता जिस स्थान पे काटती है, दंश करती है, वहाँ पे शोथ हो जाता है। श्वेत, काली, रक्त या पीली वर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न होती है। रोगी ज्वर से पीड़ित हो जाता है। श्वास इतना अधिक होता है जिससे रोगी का प्राण क्या होता है, नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। दाह, हिक्का और सिर में जकड़ाहट जैसे लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। इस तरह से आप प्राणहर लूताओं के जो काटने के लक्षण आप जान सकते हैं। दूषी विष चूहे के काटने का लक्षण, तो आदंश शोणितम पांडु मंडलानी ज्वरो अरुचि लोम हर्षश्च दाहश्च अपि आखु दूषी विषार्दिते। आखु मतलब किसको बोलते हैं, आखो बोलते हैं चूहे को। ठीक है, तो अगर चूहे ने काट लिया हो, वहाँ पे अगर पॉइजनिंग हो गई हो, यहाँ पे अगर विष, चूहे का विष चला गया हो शरीर में, तो दंश स्थान कैसा हो जाता है, दंश स्थान से पांडु वर्ण का रक्त निकलता है। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है ब्लड का। फिर उस दंश स्थान पर चकत्ते हो जाता है, और रोगी ज्वर, अरुचि, रोमांच व दाह से पीड़ित हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखना। और वाग्भट ने 18 प्रकार के दूषी विष चूहों का वर्णन किया है। ठीक है, सुश्रुत ने भी लगभग 18 मूषिकाओं का वर्णन किया है। ये चीज़ आप याद रखना। फिर जो वाग्भट और सुश्रुत हैं उन्होंने चूहे के जो शुक्र है उसमें विष का होना बताया है, और आलमबायन ने शुक्र, पुरी, मूत्र, नख और दांत में विष बताया है। ये चीज़ आप याद रखना, पीजी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, आचार्य का नाम याद रखना और उसने क्या बताया, ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या है, चूहे के काटने पर असाध्य लक्षण, कि अगर जो है चूहा काट गया, ठीक है, और विष भी फैल गया बॉडी में, तो अंगों में शोथ, शरीर में विवर्णता, दंश स्थान में क्लेद, शब्द का न सुनना मतलब बहरापन, ज्वर, सिर में भारीपन, लालास्राव, वमन, ये सब लक्षण जो है असाध्य चूहे के काटने के जो दंश है उसके असाध्य लक्षण है। मतलब ये लक्षण अगर दिखाई दे तो असाध्य मानना चाहिए रोगी को, ये ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर गिरगिट,
गिरगिट के जो है लक्षण यहाँ पे बता रखे हैं कि दूषी विष गिरगिट के काटने से मनुष्य के शरीर का वर्ण क्या होता है, शाव अनेक वर्णों से युक्त हो जाता है, मोह और पुरुष भेद होता है। तीन ही लक्षण बता रखे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो शाव या अनेक वर्णों का हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मोह और पुरुष भेद, ये दो अदर लक्षण जो है यहाँ पे गिरगिट के काटने पे दिखाई देते हैं। फिर अगर बिच्छू ने काट लिया तो बिच्छू अगर काटता है तो वातजन्य टाइप के लक्षण जो है, वात प्रकोप जो है वो होता है, और वातजन्य ही लक्षण जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि दूषी विष बिच्छू जिस स्थान में काटता है उस स्थान में अग्नि के दग्ध के समान जो है दाह उत्पन्न होता है, स्वर वेदनवत पीड़ा होती है उसमें। ठीक है, विष का वेग शीघ्र ही ऊपर की ओर बढ़ जाता है और चिकित्सा आदि के द्वारा विष का वेग नष्ट हो जाता है। फिर भी जिस स्थान में बिच्छू काटता है उस स्थान में विष का वेग कुछ समय के लिए बना रहता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर सुश्रुत ने 3 प्रकार के बिच्छू बता रखे हैं, मंद विष, मध्यम विष और तीव्र विष। मंद विष 12 प्रकार के, मध्यम 3 मतलब टोटल 15, और 15 प्रकार के तीव्र विष वाले, यानी टोटल 30 प्रकार के जो हैं सुश्रुत ने बिच्छू बताए हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कणब या भौरे के काटने के लक्षण। अगर भौरा काटे तो विसर्प, शोथ, शूल, ज्वर, वमन, ये सब जो है लक्षण दिखाई देते हैं। फिर उच्छिटिंग यानी झिंगुर अगर काट जाए तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में रोमांच होता है, मूत्र इंद्रिय जकड़ जाती हैं, शरीर में वेदना का अधिक होना होता है। ठीक है, और ये सब जो है व्यक्ति अनुभव करता है। अगर मतलब इसके बाद क्या होता है, रोगी को ऐसा लगता है कि उसका किसी ने शीतल जल से परिषेक कर दिया, मतलब उसको अपनी बॉडी हमेशा गीली गीली महसूस होती है, क्लेद युक्त महसूस होती है। ये चीज़ आप याद रखना। फिर दूसरी विष मेंढक के काटने का लक्षण है। विषैले मेंढक जब मनुष्य को काटते हैं तो काटे हुए स्थान में एक ही दांत उभड़ा रहता है, काटे हुए स्थान में शोथ और वेदना होती है। ठीक है, शरीर पीला पड़ जाता है, प्यास, वमन, निद्रा आधिक्य, ये लक्षण दिखाई देते हैं। किसके दिखाई देते हैं? विषैले मेंढक के काटने के लक्षण। अब मछलियों में भी टॉक्सिकेटेड और नॉन टॉक्सिकेटेड होती हैं। तो अगर टॉक्सिकेटेड यानी विषय विष मछली ने अगर काटा है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? दाह, शोथ और वेदना। ठीक है, और विषैली जोंक ने अगर काटा है तो विषयुक्त जोंक के काटने पर दंश स्थान में खुजली व शोथ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा ज्वर, मूर्छा आदि से जो है रोगी पीड़ित हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उसके बाद ग्रह धोपिका, यानी अगर छिपकली भी कई लोग बोलते हैं पॉइजनस होती है, तो हर वैरायटी पॉइजनस नहीं होती, लेकिन हाँ छिपकली पॉइजनस होती है, ये बात सही है। ठीक है, तो छिपकली अगर पॉइजनस है तो उसके पॉइजन के क्या असर पड़ेगा? दाह, तोद, स्वर और शोथ होता है। ठीक है, दाह, तोद, स्वेद और शोथ होता है। ठीक है, शरीर से पसीना अधिक निकलता है। और जो शतपदी है उसके काटने के लक्षण क्या बता रखे हैं कि गोजर के काटे हुए स्थान में रुका हुआ सा प्रतीत होना, वेदना और दाह जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब विषयुक्त मच्छर ने काटा है तो विषयुक्त मच्छर अगर काट लेगा तो क्या होगा? शोथ और वेदना जैसा जो है उस स्थान में अल्प होगी। ठीक है, मच्छर के काटने पर जो लक्षण होता है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि जो अपन ने प्राणहर कीटों के काटने के जो लक्षण देखे थे उनके समान जो लक्षण यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अगर विषैली मक्खी ने काट लिया हो तो विषैली मक्खी ने क्या काटने पर क्या होता है? दंश स्थान से स्राव होने लगता है, शाव वर्ण की पीड़िकाएँ हो जाती है। इन पीड़िकाओं में दाह जो है वो अधिक रूप में होता है। मूर्छा व ज्वर से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। ठीक है, मूर्छा और ज्वर व्यक्ति को होती है। इसके अलावा मक्षिकाओं में जब स्थानिका नामक मछली काटती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये स्थगी का नाम है, तो ये 6 प्रकार की मक्खियाँ बताई गई हैं, उनके नाम आप याद रख लेना। ठीक है, इनमें से क्या है 5 जो होती हैं वो जो है दूषी विष मक्षिका होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर इसमें हम आगे बात करते हैं प्राण और मक्षिका है जो उसका नाम क्या होता है? स्थगिका, ये नाम याद रखिएगा।
अब स्थान और काल के अनुसार विषैले जंतुओं के काटने पर विष की असाध्यता बता रखी है कि यदि विषैले सर्प आदि जंतु शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, वाल्मीकि मिट्टी के ऊपर, ठीक है, जिस भूमि में यज्ञ प्रारंभ किया गया जाता हो और देवताओं के स्थान में विषैले जंतुओं का काटना असाध्य समझा जाता है। इसी प्रकार पक्ष संधि में, ठीक है, मध्याह्न में, आधी रात में, अष्टमी तिथि में विषैले जंतुओं के दंश असाध्य समझना चाहिए। ठीक है, दृष्टि, श्वास, मल, स्पर्श से जो विष युक्त होता है, जो विष को युक्त कर देते हैं, तथा आशी विष के साथ संबंध होने से, श्वास के लग जाने से और मल उनका स्पर्श हो जाने से, ठीक है, मल या उनका स्पर्श हो जाने से काटे हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में मर्म स्थान में सांप ने काटा हो उन व्यक्तियों की मृत्यु शीघ्र हो जाती है, मतलब मर्म स्थान तक जो है दंश नहीं पहुंचना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर हम आप आगे बात करते हैं विष वृद्धि की अवस्थाएं, कि जब व्यक्ति डरा हुआ हो, पागल हो, दुर्बल हो, ठीक है, गर्मी से पीड़ित हो, भूख प्यास से व्याकुल हो, या है ना, ऐसे व्यक्ति को यदि सांप काटता है तो विष का वेग जो है शीघ्र ही बढ़ जाता है। ठीक है, यदि विषैले सांप आदि जंतुओं का विष वात, पित्त, कफ आदि जिस प्रकृति का हो उसी प्रकृति के व्यक्तियों को या उस दोष के वृद्धि के काल में काटते हैं तो विष का वेग प्रबल हो जाता है। यदि ऊपर बताए विधियों से व अवस्थाओं से भिन्न अवस्था होती है तो भिन्न काल में विष का संसर्ग होता है और विष का प्रभाव होता है। यानी यहाँ पे यही बता रखा है कि कोई सर्प है, उसने अपनी अनुकूल परिस्थितियों में काटा है, अनुकूल परिस्थितियाँ इन द सेंस कि भाई उसने काटा है जो है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में क्या होता है, जलयांश अधिक होता है और पित्त का स्तर और द्रव गुण बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये विष का प्रभाव जो है तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो इस तेजी से बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए है अपने शरीर में प्रकृति स्थापित करने की कोशिश करना, नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करना। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं मंद विष सांप के लक्षण, कि जल से पीड़ित, क्षीण, डरे हुए, ठीक है, नेवले से पराजित, कैंचुल छोड़े हुए वृद्ध या बालक सर्प जो होते हैं वो मंद विष वाले होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर सर्व विष का स्थान संपूर्ण शरीर में विष आश्रित रहता है। ठीक है, लेकिन जो विष है वो सांप क्रोधित होता है जब निकालता है और वो भी दांतों के द्वारा बाहर निकालता है। ठीक है, सांप यदि भूख से पीड़ित हो, भयभीत हो और तो उसमें विष पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वातोलवण विषा प्राय उच्चिष्टिंगा सवृश्चिका। अब यहाँ पे वृश्चिक दंश वगैरह के बारे में बता रखा है कि उच्चिटिंग यानी विषैले झिंगुर और बिच्छुओं के विष वात प्रधान होते हैं। ये आपको याद रखना पीजी के लिहाज से। झिंगुर का विष कैसा होता है, कौन सा दोष प्रदान होता है। ठीक है, बिच्छुओं का विष कौन सा दोष प्रदान होता है, तो ये वात प्रधान होते हैं। ठीक है, वात पित्त प्रधान कीटों के विष और जो अपने भोरा है आदि है, ठीक है, करब आदि है, उनका जो है विष कफ प्रदान होता है, भोरे आदि के, मतलब जो बच गए उनके। फिर दोष विपरीत चिकित्सा, विष में विष पान करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, हेतु आदि विपरीत चिकित्सा हो गई कि नहीं हो गई, कि विषैले जंतुओं के काटने पर जिन जिन दोषों के लक्षणों की अधिकता दिखाई पड़े उन दोषों के विपरीत गुण वाले औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। फिर अपने आते हैं विषों के लक्षणों के बारे में। वात गुण वाले विष हो तो क्या होगा, वायु की गति ऊर्ध्व हो जाएगी, हृदय में वेदना होगी, जकड़ाहट होगी, शिराओं में तनाव होगा। ठीक है, अस्थि की गांठों में वेदना होगी, चक्कर आना, ठीक है, आंतों में ऐंठन होना, शरीर का श्याम वर्ण का होना। ये सब क्या है, वात के कॉमन लक्षणों में से भी हैं कई सारे, तो इसमें तो वही लक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर आते हैं पित्त के, तो पित्त गुण वाले पित्त विष के लक्षण क्या क्या हो गए, संज्ञा का नाश होना, मर्म श्वास का निकलना, हृदय में दाह, ठीक है, मुख का कड़वा होना, दंश स्थान का फट जाना,
और इसके अलावा दंश स्थान में शोथ का होना, रक्तपात का होना, ठीक है, ये चीज़ें जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है कफज विष के लक्षण। इसमें क्या गया, वमन, अरुचि, जी मिचलाना, लालास्राव, उत्क्लेश, ठीक है, शरीर में भारीपन, इसके अलावा शरीर का शीतल होना, मधुर होना, ये सब जो है कफ प्रकोप का कारण है और वही निदान के रूप में बता गए हैं, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं चिकित्साओं की। अब तो बहुत कुछ बचा है बताने को इसमें, चिकित्सा शुरू करते हैं आज, कितना हो पता देखते हैं। तो वातिक विष की चिकित्सा, वातिक विष की चिकित्सा में कुछ नहीं है यहाँ पे। वातिक विष से जो विषैले जंतु ने काटे गए स्थान पर व्रण से ऊपर खंड, गुड़ की डली के भीतर जो कड़ा भाग होता है उसे खंड कहते हैं, उसका लेप करना, ठीक है, या वातनाशक तेलों का अभ्यंग, स्वेदन, नाड़ी, ठीक है, शाक और तुच्छ दान यानी पुलाव का से जो है सेक करना चाहिए, और अन्य भ्रंगण यानी बलवर्धक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। जो भ्रंगण द्रव्य हैं वो क्या करते हैं, वात का शमन करते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भ्रंगण द्रव्यों का बता रखा है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर पैत्तिक और कफज विष की चिकित्सा में, पैत्तिक में क्या है, सुशीतल परिषेक, इम्पोर्टेंट है, सुशीतई स्तंभियत सेकई प्रदेहश्चई पैत्तिकम, कि भाई इसने सुशीतई शीतल परिषेक जो हो गया, इसके अलावा स्तंभन हो गया, सेक हो गया, ठीक है, प्रदेह हो गया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कफज प्रकार के जो विष की चिकित्सा क्या है, लंघन, उच्छेदन, स्वेदन, वमन, श्लेष्मिकम जयेत, वही लंघन, छेदन, स्वेदन और वमन का प्रयोग यहाँ पे बतलाया गया है। आगे हम बात करें वातिक विष में भ्रंगण, पैत्तिक विष में स्तंभन का प्रयोग बतलाया गया, जबकि कफज विष में लेखन और छेदन क्रियाओं के साथ स्वेदन और वमन का प्रयोग बतलाया गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सर्वस्थानगत विष के लिए शीत क्रिया करनी चाहिए, ठीक है, हाइडिंग की याद कर देना बस, कि अगर सब पूर्ण शरीर में विष फैल गया हो तो शीतल चिकित्सा, क्योंकि विष क्या होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो उसके उष्ण तीक्ष्ण गुण को जल का शीतल और स्निग्ध गुण जो है वो शांत करने में काम आता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बिच्छू के काटने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो बिच्छू के काटने पर लक्षण जो दिखाई देते हैं वो है, चिकित्सा क्या बता रखी, चिकित्सा सॉरी माफ़ कीजिएगा, चिकित्सा देखते हैं। तो बिच्छू ने अगर काटा हो तो उस स्थान में स्वेदन, घी, पानी की मालिश, गर्म औषधियों से परिषेक, भोजन एवं पान में घी का प्रयोग अधिक करना चाहिए, ठीक है। झिंगर अगर काट जाए तो झिंगुर के काटने की क्या चिकित्सा है, कि जो चिकित्सा बिच्छू के विष में बताई गई थी वही झिंगर के विष में भी जो है करनी चाहिए। इसके अलावा विशेष रूप से गर्म जल में धूल को सान कर प्रतिलोम यानी बालों के विपरीत दिशा में लेप करना चाहिए, ठीक है। बालों की डायरेक्शन जैसे नीचे की ओर है तो उसको ऊपर की ओर लेप करके लेप करना चाहिए, बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। गरम गरम गाढ़े धूल को रखकर कपड़े से बांध देना चाहिए, उपनार टाइप करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कुत्ता जब काट लेता है पागल तो त्रिदोष प्रकोप होना बताया है, 2 धातु विपर्य होना बताया है, ठीक है, रसादे धातुओं का कुपित होना बताया है। इसके अलावा शिर में वेदना, शिरो अभितापी, मुख से लार टपकना, ठीक है, ये जो सारे लक्षण हैं, निरंतर मुख का नीचे की ओर किया रहना, ये लक्षण पागल कुत्ते के काटने पर दिखाई देते हैं। पागल को कुत्ते के अतिरिक्त अन्य पागल जंतु के लक्षण क्या होंगे, कफ वात प्रकोपणा, कफ और वात का जो है यहाँ पे प्रकोप दिखाई देगा, और अगर ये जंतु मनुष्य को काट ले और हृदय और सिर में वेदना होती है, ठीक है, कि भाई पागल कुत्ते के अलावा अन्य किसी पागल जंतु ने काटा है तो क्या होगा, वात और कफ का प्रकोप होगा। इसके अलावा जो है हृदय और सिर में वेदना होगी, ज्वर, शरीर में जकड़ाहट, पिपासा और मूर्छा जैसे लक्षण जो है यहाँ पे दिखाई देंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर विषैले जंतु को काटने के विभिन्न लक्षण दे रखे हैं, यहाँ आप एक बार रीडिंग मार दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं आते तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ ही आपको बताने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि स्थान में जो खुजली होना, सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, विवर्णता, शून्यता, क्लेद, ठीक है, व्रण का सूख जाना, इसके अलावा अंगों में संकोच, काटे हुए स्थान का फट जाना, ठीक है, विस्फोट, कर्णिका, चकत्ते एवं ज्वर से युक्त होना, ये सारे लक्षण जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं, ये चीज़ आप
याद रखिएगा। यदि निर्विष जंतु काटता है तो इसके इन लक्षणों के क्या हैं, विपरीत लक्षण जो यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर यहाँ पे अपन ने शोधन चिकित्सा बता रखी है वमन विरेचन आदि द्वारा, और फिर उसके बाद क्या है, संसर्जन क्रम का पालन करने का बोला गया। कब बोला गया, जब विष संसर्ग में हृदय में दाह और मुख में लालास्राव अधिक होता है। तो यहाँ पे बताएगा तीक्ष्ण विरेचन प्लस वमन, या फिर वमन विरेचन शरीर की पूर्ण शुद्धि जो है यहाँ पे बताई गई है। ये चीज़ आप याद रखना। फिर यहाँ पे नस्य प्रयोग भी बता रखा है, आप बस का याद रखना, नस्य का भी प्रयोग किया गया है। और काकपद का, काकपद में मैंने आपको पहले बताया था, काकपद में क्या करते हैं, या तो जो है क्या बोलते हैं, सातला या सप्तला के प्लांट का जो है कल्क यूज करना चाहिए, या फिर मांस रस यूज करना चाहिए, बकरे का या मुर्गे का या ऐसा ही कुछ, भैंस का, गाय का, इनके मांस रस को काकपद यानी सिर के ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, चीरा लगा के। इससे क्या होता है, वो जो मांस है वो विष को एब्जॉर्ब कर देता है और रोगी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने सर्पविष और विभिन्न जो अन्य जंतु हैं, जंगल जो जीव हैं, उनके जो है अपन ने लक्षण देख लिए। चिकित्सा अपन कल के वीडियो में देखेंगे, थोड़ी बहुत चिकित्सा आज डिस्कस की थी, बाकी कल डिस्कस करेंगे। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर अगर मैं पूछे तो ये अकेले ये टेबल काफ़ी है। तो इस टेबल को आप पूरी तरह रिवाइज करें अच्छे से, और पूरा जो भी डिटेल बता रखी है वो ज़रूर लिखें। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय।